नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। और आज फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन यहीं पर मुंबई के दिल मरीन ड्राइव से हम आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर। तो बने रहिए हमारे साथ हर एक मॉर्निंग अपडेट, हर एक डिटेल के साथ में जानने के लिए। और फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और एक बेहद दुखद खबर के साथ जो कि झारखंड से सामने आई। दरअसल झांसी में कॉलेज में के NICU से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर झांसी के मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में शुक्रवार रात को भीषण आग लग गई। इस आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 5 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि वार्ड में 50 से ज्यादा नवजात भर्ती थे। बच्चा वार्ड की खिड़कियां तोड़ करके इन नवजात बच्चों को बचाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज के NICU से बड़ी जानकारी। झांसी के मेडिकल कॉलेज में चिल्ड्रन वार्ड में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई और इस हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। तो देखिए, झांसी से ये जानकारी सामने आई है, जहां पर मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में शुक्रवार को ही भीषण आग लग गई। हालांकि अभी तक पता नहीं चला है कि आग किन कारणों से लगी है और आखिरकार ऐसे अचानक से आग कैसे लग गई, लेकिन देखते ही देखते आग फैलती चली गई और हादसे में अब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। 5 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब जानकारी के मुताबिक वार्ड में 50 से ज्यादा नवजात बच्चे भर्ती थे। बड़ी बात यह कि आखिरकार लापरवाही किसके द्वारा बरती गई जो इतना बड़ा हादसा हो जाता है। बच्चा वार्ड की खिड़कियां तोड़कर नवजात बच्चों को किसी तरीके से निकाला गया और ऐसा ही एक इंसिडेंट आपको याद होगा कि दिल्ली से भी सामने आया था। उसके बावजूद एक और ऐसी दुखद खबर जब सामने आती है तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति हो जाती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर के जोरों शोरों से प्रचार अभियान शुरू है और साथ ही नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू है। इस बीच उद्धव ठाकरे निशाने पर हैं। PM मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी उद्धव को चुनौती दी है। क्या कुछ वार पलटवार किया जा रहा है, पूरी डिटेल के साथ में आपके सामने स्टोरी रखते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में 4 दिन बाकी हैं। हर गुजरे दिन के साथ सियासी वार पलटवार तेज होते जा रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे नारे से महाविकास अघाड़ी पहले से बैकफुट पर थी। अब मोदी शाह की चुनौती ने पूरे अघाड़ी को और बेचैन कर दिया है। महाराष्ट्र में रैली के दौरान अमित शाह ने भी वही चुनौती दोहराई जो एक दिन पहले PM मोदी ने दी थी। शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे राहुल बाबा से वीर सावरकर और बाला साहेब के बारे में 2 अच्छे शब्द बोलने के लिए कहकर दिखाएं। अमित शाह यहीं नहीं रुके, बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी अघाड़ी खेमे को घेर लिया। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो SC, ST और OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ दूरे वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? अब सुनिए PM मोदी ने उद्धव को क्या चेतावनी दी थी। मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। आज तक ये लोग कांग्रेस से, कांग्रेस के शहजादे से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाए हैं। और यही अघाड़ी वालों की सच्चाई है। वीर सावरकर को गालियां देने वालों को भी ये लोग गले लगाते घूम रहे हैं। PM मोदी और अमित शाह के डबल अटैक से उद्धव ठाकरे तिलमिला गए, क्योंकि उनके पास मोदी शाह के अटैक का कोई जवाब नहीं है।
उनके पिता बाला साहेब ठाकरे जिंदगी भर कांग्रेस के धुर विरोधी रहे। बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस को इतना नापसंद करते थे कि उन्होंने एक बार कह दिया था कि जिस भी दिन उन्हें लगेगा कि उनकी पार्टी कांग्रेस जैसी होती जा रही है तो वो शिवसेना पार्टी को ही खत्म कर देंगे। एक इंटरव्यू में बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना को कभी कांग्रेस जैसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, और मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज जो मान सम्मान शिव सैनिकों को मिल रहा है वो शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है, इससे गद्दारी बिल्कुल नहीं। एनसीपी के साथ गठबंधन करने पर बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि जिसने वाजपेयी की सरकार गिराई उसके साथ हाथ मिलाऊं। दुश्मन तो दुश्मन होता है। अब देखना होगा कि उद्धव को कांग्रेस और एनसीपी का साथ कितना रास आता है। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे के ऊपर एक तरफ जहां सियासत लगातार तेज हो रही है, वहीं उसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अजित पवार ही इस नारे को लेकर असहज हो गए। उन्होंने कह दिया कि ये नारा यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं। जी हाँ, महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलने वाला। इसी को लेकर के अब देखिए एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन किया और ये कहा कि अजित पवार अभी उनके साथ आए हैं और उन्हें राष्ट्रवादी मिजाज समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक बार सुनिए अजित पवार क्या कह रहे हैं और उस पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या जवाब दिया। तो हमने सबने विरोध किया है, मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन। तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है, मैंने हमेशा देखा है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी इस नारे को देश में फैला रहे हैं। अब हिंदुत्व के कट्टर समर्थक बाबा बागेश्वर भी बटेंगे तो कटेंगे के नारे के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा है कि अगर हम बटेंगे तो चीन वाले हमें काटेंगे, पाकिस्तान वाले हमें काटेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि हिंदुस्तानी होने के नाते हमें एक रहना चाहिए। आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा। अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। पर एजे अगर कोई पॉलिटिकली बयान कहो तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, पर हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। खबर झांसी से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज में भीषण आग से हाहाकार मच गया। आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत। 37 बच्चों को जहां सुरक्षित किसी तरीके से खिड़कियों को तोड़ के, दरवाजों को तोड़ के बाहर निकाल लिया गया, वहीं 10 बच्चे अपना दम तोड़ चुके हैं और कई नवजात बच्चे अभी भी उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। खिड़कियां तोड़कर नवजात बच्चे निकाले गए। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में मौजूदा वक्त में इलाज जारी है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 10 बच्चों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, नाजुक बताई जा रही है। शिशु वार्ड में 50 से ज्यादा नवजात बच्चे उस वक्त मौजूद थे जिस समय आग लग जाती है। तो ये बेहद दुखद खबर हम आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लग गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि आग लगने के कारण क्या कुछ रहे, आखिरकार कहां पर जो समस्या थी वो हुई जिसकी वजह से आग लग जाती है अचानक से, आखिरकार क्यों
समय रहते चीजों को दुरुस्त नहीं किया गया, जो इतना बड़ा हादसा हो गया। गलती किसकी है, इसको लेकर जांच पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं। एक तरफ जहां जांच हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका इलाज लगातार जारी है। सभी परिवारों में जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, मातम पसरा हुआ है, रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। आखिरकार उनका सवाल यही है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा इतने बड़े और दुखद घटनाक्रम की। तो झांसी अग्निकांड पर एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर योगी सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। झांसी अग्निकांड पर ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। लापरवाही हुई है तो कार्रवाई भी जरूर होगी। तो परिवार वालों के इंसाफ दिलाने के लिए देखिए, यहाँ पर झांसी अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हुए योगी सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। झांसी अग्निकांड पर ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे मामले में लापरवाही हुई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। तो देखिए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री का भी बयान इसके ऊपर सामने आया। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, और ऐसे में उन्होंने भी सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ये आश्वासन दिया है कि जो भी गुनाहगार है, जो भी इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है, इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। अफरा तफरी का माहौल है, चीख पुकार मची है। कोई अपने लाडले को ढूंढ रहा है तो कोई अपने बच्चों के बारे में बुरी खबर सुन रहा है। ये चीखें आपके सीने को चीर देंगी, सिस्टम को झकझोर देंगी। यहाँ जीने की उम्मीदों में आग लगी है और माँ की ममता की मौत हुई है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जहाँ जान बचाने आए थे वहीं जान चली गई। अपने नवजात बच्चों को बड़ी उम्मीद से अस्पताल लाए थे, लेकिन उसी अस्पताल में आग लग गई। उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है, उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 37 बच्चों को आग की चपेट से बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि NICU वार्ड में 50 से ज्यादा बच्चे भर्ती थे। आग लगने के बाद जोर शोर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। जिला अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग की इस घटना की जानकारी मिलते ही CM योगी एक्शन में आ गए। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। CM योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और लिखा, जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के NICU में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों को संचालित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर
विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। बता दें कि आग की घटना की खबर पूरे शहर में फैल गई। वार्ड में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरा प्रशासनिक अमला घटना स्थल पर पहुंच गया और सुनिए क्या भरोसा दिलाया। नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। लगभग 35 से अधिक बच्चे भी उसमें और इलाज करा रहे थे, उनको बचाया गया। जो स्टाफ था उसने बहुत मेहनत करके अधिक से अधिक बच्चों को बचाने में वो सफल हुए और जो बच्चे बचे हैं उनका बेहतरीन इलाज यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। यही करते पहले जो कह रहे हो अब तो नहीं जाता सब। सीएम योगी ने झांसी कमिश्नर और डीआईजी को हादसे की जांच कर 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खुद मौके पर पहुंच गए हैं। लेकिन जिन नवजात बच्चों की मौत हुई है उनका क्या? किसने की उनकी हत्या? कब आएगी लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई की बारी? और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शशांक झांसी से हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, फिलहाल मौजूदा वक्त में जो बच्चे जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है उनका क्या कुछ हाल है? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि उनकी हालत नाजुक है क्योंकि जले हुए हैं। उनको इन्फेक्शन से बचाना है, उनका ट्रीटमेंट भी करना है क्योंकि उनकी एज बहुत कम है, बहुत कम, चंद दिनों के, कोई 1 दिन का है, कोई आधे दिन का है, कोई 2 दिन का बच्चा है। इसलिए उनके लिए काफी प्रयास करना पड़ रहा है क्योंकि काफी हालत में झुलसे हुए बच्चे हैं और उनको बचाने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ हो या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या प्रशासनिक मशीनरी, पूरी प्रशासनिक मशीनरी को झोंक दिया गया है कि किसी भी हालत में बच्चों की पूरी तरह से जांच की, उनको इलाज दिया जाए, इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न की जाए। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि हालत गंभीर है, नाजुक है, लेकिन वो पूरी तरह से प्रयास करने में लगे हुए हैं। जी, लेकिन शशांक, अचानक से इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शशांक आपका। बिल्कुल, इस खबर पर लगातार अपडेट्स हम देते रहेंगे क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में मौजूद है। महाराष्ट्र में मौसम बेहद सुहाना है, लेकिन उत्तर भारत की अगर बात की जाए, खासकर के उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बरेली की बात की जाए, तो वहां से खबर सामने आई कि कोहरे की वजह से कई सारे वाहन जो हैं वो आपस में टकरा गए क्योंकि कोहरा फिलहाल होना शुरू हो गया है। बिल्कुल, और विजिबिलिटी कम होने की वजह से रोड एक्सीडेंट की घटनाएं काफी सामने आती है और कुछ ऐसा ही बरेली में हुआ है जहां पर जीपीएस के गार्ड की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और आप देखिए हाईवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए हैं। दोनों ड्राइवर सहित 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली हाईवे पर झुमका तिराहे के पास ये घटना हो। तो बरेली में कोहरे का कहर इसको कहा जा रहा है। कार ने बाइक को रौंदा, 1 की मौत हो गई। मौके पर जमा भीड़ पर बेकाबू ट्रक चढ़ गया। हादसे में 30 पुलिसकर्मी घायल हैं और जीपीएस के गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था गार्ड। दोनों ड्राइवर सहित 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, इलाज जारी है। दिल्ली हाईवे पर झुमका तिराहे के पास में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम होता है। तो आप देखिए किस तरीके से कोहरा जहां अभी शुरू ही हुआ है, उसी के साथ में जो घटनाएं हैं वो सामने आने लगी हैं कोहरे के कहर से जुड़ी हुई। रुक करेंगे जो कि जामिया से सामने आ रही है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, जहां पर कॉल फॉर जस्टिस नाम के एनजीओ की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया में हिंदू स्टूडेंट्स और हिंदू फैकल्टी मेंबर्स के साथ में भेदभाव किया गया है। रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 64 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें गैर मुसलमानों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और ऐसा ना करने पर उत्पीड़न का सामना करने की भी बात कही गई है। तो फिलहाल दिल्ली के जामिया से ये बड़ी जानकारी, जिसके जहां पर एक एनजीओ की रिपोर्ट के सामने आने के बाद बहुत ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हो गए हैं। पूरी रिपोर्ट डिटेल के साथ में आपको दिखाते हैं, आप देखिए। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया सवालों के घेरे में है। कॉल फॉर जस्टिस नाम की संस्था की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने देश को हिला देने वाले खुलासे किए हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है, हिंदुओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। इतना ही नहीं, हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए साजिश रची जाती है। टाइम्स नाउ नव भारत के पास ये रिपोर्ट मौजूद है। टाइम्स नाउ नव भारत पर जामिया यूनिवर्सिटी की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
महिला प्रोफेसर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया कि उनके साथ धर्म परिवर्तन की साजिश रची गई। यूनिवर्सिटी का मुस्लिम क्लर्क उनको लेकर अश्लील कमेंट करता था। इतना ही नहीं, अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव भी डाला गया। इस रिपोर्ट में जिन हिंदू महिलाओं या दूसरे प्रोफेसर की गवाही का हवाला दिया गया है, उनके नाम का सुरक्षा के लिहाज से खुलासा नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम सिर्फ गवाह नाम से उन्हें संबोधित कर रहे हैं। रिपोर्ट में जामिया की हिंदू महिला प्रोफेसर ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। महिला प्रोफेसर ने आरोप लगाए हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी में उन्हें मुसलमान बनाने के प्रपंच रचे गए। समय पर प्रमोशन तक नहीं दिया गया, क्योंकि प्रमोशन के लिए मुस्लिम बनना जरूरी था। नव भारत पर जामिया से दूसरी गवाही एक हिंदू दलित की है, जिसने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने बड़े खुलासे किए हैं। जामिया में दलित हिंदू फैकल्टी के साथ जो कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। गवाह ने बताया कि जामिया की हवा ही एंटी नॉन मुस्लिम है। मुझे सरेआम काफिर कहा जाता है। हिंदू होने की वजह से कोई सुविधा नहीं दी गई। मुझे केबिन लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। मुझे प्रोफेसर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। काफिर कहकर मुझे लिस्ट से बाहर किया गया। केबिन मिला तो मुझे काफिर कहा गया। मेरे तिलक कलावी को पाखंड कहा गया। मुझे अक्सर नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था। हमें कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो ये सोचते हैं कि भारत के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो शांत है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऑन जामिया मिलिया इस्लामिया के फाइंडिंग्स के बाद में। जवाब उनको देना चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, परंतु इस बात पे चुप क्यों है जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये पाती है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है। रैडिकल एलिमेंट्स वहां पे स्टूडेंट्स को प्रेशर करते हैं, दलित स्टूडेंट्स को प्रेशर करते हैं। इस मामले पर कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आया है। मैं किसी भी तरीके की कन्वर्जन के जब तक कि वो जबरदस्ती नहीं किया जा रहा, खास तौर पे मैं उसके बात के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता, लेकिन निश्चित ही अगर किसी लालच दिया जा रहा है और जबरदस्ती की जा रही है तो मैं उसकी भर्त्सना करना चाहूँगा। इस पूरे मामले पर जामिया के वीसी के ओएसडी ने फोन पर प्रतिक्रिया दी है। नव भारत से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये रिपोर्ट में आप देखेंगे किसी का नाम जाहिर नहीं है, ठीक है, तो कोई इंडिपेंडेंटली जामिया के पास कोई ऐसे एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे कि ये अभी एज ऑफ नाउ हम लोग कोई कंक्लूजन में पहुंचे कि ऐसा कुछ होता आया है या हो रहा है। लेकिन ये कमिटमेंट है इस एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये बिल्कुल इम्पार्शियल हो कि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो विल बी वेरी सीरियस ऑन इट। और अगर कोई अभी एज ऑफ नाउ कोई पुराना कोई भी इंसिडेंट को भी एविडेंस के साथ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोग को बताएगा तो डेफिनेटली व्हाटएवर एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस एंड स्टैट्यूट्स आर देयर इन द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंगली विल परस्यू द केस। और ऐसी कोई भी घटना ना हो इसके लिए बिल्कुल श्योरिटी की कमिटमेंट है। आरोपों पर जामिया प्रशासन भले ही कितनी भी सफाई दे, लेकिन मामला गंभीर है। फिलहाल अब ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजने की तैयारी की जा रही है। मुंबई का मरीन ड्राइव इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि हल्की धुंध लेकिन ठंडी हवा और मौसम काफी खूबसूरत यहाँ मुंबई में हो चुका है, क्योंकि उमस भरी गर्मी यहाँ पर अक्सर होती है। लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहाँ नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, तस्वीरें में मैं आपको दिखा रही थी, कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांदीपुरा की गुरेज वैली में बर्फबारी हुई है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। ऐसे में तमाम जो लोग वहां रहते हैं उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की गुरेज वैली में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हर तरफ सफेद नजारा देखने को मिल रहा है। रजदान टॉप पर बिछी बर्फ की चादर को देखकर जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं आसपास रहने वाले लोकल लोगों ने सर्दियों की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रजदान टॉप पर स्नोफॉल की वजह से गुरेज और बांदीपुरा को जोड़ने वाला रोड भी बंद हो गया है। यहाँ स्नोफॉल की वजह से घाटी का तापमान काफी तेजी से गिरना शुरू हो गया है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में रात के वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। किलशाई टॉप, तुलैल,
और आसपास के गांव में मौसम बिल्कुल बदला हुआ है। घाटी में बर्फबारी से स्थानीय लोग भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल बर्फबारी देखने के लिए इसी मौसम में पर्यटक भारी गिनती में पहुंचते हैं। करते उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर दिवाली के 15 दिन बाद देव दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाया गया और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई। देव दीपावली के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। साथ साथ में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी। जल से देखिए, थल से देखिए, आकाश से देखिए, ये नजारा ऐसा है जो हर तरह के अंधियारे को रोशन कर दे, चाहे वो मन का अंधियारा हो या फिर मानस का। क्योंकि ये नगरी है बाबा विश्वनाथ की, जहां से ज्ञान की गंगा बहती है, सनातन संस्कृति की हवा चलती है और साहित्य का प्रकाश फैलता है। कहते हैं ना कि धरा धाम पर कहीं अगर असली रस है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ बनारस में है। आज देख रहा हूं मुख्यमंत्री जी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, सपना नहीं लिया जा सकता था जो हुआ है। और कैसा स्थान है, मिट्टी जहां की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। देव दीपावली ये सिर्फ पर्व नहीं बल्कि पहचान है उस काशी की, जहां क्षितिज में भगवान सूर्य जैसे ही अस्ताचल हुए संपूर्ण विश्व के नाथ बाबा विश्वेश्वर की नगरी काशी दीपों की रोशनी से नहा उठी। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर श्रृंखलाबद्ध दीपों ने अद्वितीय अलौकिक दृश्य प्रस्तुत किया। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देव दिवाली मनाई गई। श्रद्धालुओं ने मां गंगा किनारे 84 घाटों और 700 मठों मंदिरों में 17 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए। 8 घाटों पर करीब 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी हुई और ऐसी हुई कि आसमान सतरंगी हो गया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लेजर शो ने दीपोत्सव की खूबसूरती और बढ़ा दी। इस मौके पर हजारों लोग काशी के घाटों पर पहुंचे और मां गंगा की आरती में शामिल हुए। देव दीपावली का पहला दीप नमो घाट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से प्रज्वलित हुआ। इस दौरान नमो घाट पर भव्य दिवाली मनाई गई और सुनिए काशी से उपराष्ट्रपति धनखड़ ने देशवासियों को क्या संदेश दिया। स्वदेशी का भाव अपने में जागरण करें। स्वदेशी हमारी आजादी का विशेष अंग रहा है। यहाँ जब देखिए स्वदेशी दीप, देश की मिट्टी तेल और रुई का प्रतीक है। एक दीप से अनेक दीप, स्वदेशी भाव का जागरण और प्रसार। स्वदेशी जागरण समृद्धि का मार्ग है। कहते हैं इस दिन धरती पर देवता आते हैं। जब छठा इतनी मोहक हो, हवाओं में ऐसी महक हो, तो भला भगवान भी कैसे खुद को रोक पाते। देव दीपावली पर 21 अर्चकों और 42 रिद्धि सिद्धि ने मां गंगा की महाआरती की। आरती में रिकॉर्ड 1 लाख लोग शामिल हुए। सुनिए यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्या कहा। बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अद्भुत होता है और इतना इस दिन का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर। मंदिरों का शहर कहा जाता है, घाटों का शहर कहा जाता है। आज पूरा देश ही नहीं विश्व स्तर से सब लोग आकर के 10 दिन से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। काशी के दशाश्वमेध 80 घाट पर टूरिस्ट की ऐसी भीड़ रही कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। देव दीपावली देखने के लिए सिर्फ भारत के ही नहीं, विदेशों से भी 40 देशों के मेहमान आए। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद बुलाई है। दरअसल दिल्ली के गोंडा में 1 बजे कार्यक्रम रखा गया है। देश के नामी साधु संत और तमाम जो लोग हैं वो इस धर्म संसद में मौजूद रहने वाले। अलग सनातन बोर्ड बनाने की मांग देवकीनंदन ठाकुर लगातार उठाते आए हैं और उसी को लेकर यहाँ पर बातचीत धर्म गुरुओं में होती हुई नजर आएगी। आज तो राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव को न्योता मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आमंत्रित मिला।
इनवाइट किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हो सकते हैं। देवकीनंदन ठाकुर सनातन बोर्ड गठन करने की मांग कर रहे हैं और तमाम दिग्गजों को भी न्योता भेजा है। तो देखिए, इससे पहले भी देवकीनंदन ठाकुर मुखर होकर कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये मांग उठा चुके हैं कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। जिस तरीके से अन्य धर्मों के बोर्ड हैं, वैसे ही सनातन धर्म के लिए भी एक विशेष अलग बोर्ड बनाना चाहिए और उसी को लेकर आज धर्म गुरुओं की बैठक होने वाली है। दिल्ली में 1 बजे कार्यक्रम रखा गया है। दिल्ली के गोंडा इलाके में कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव को भी यहाँ पर इस धर्म संसद में मौजूद रहने के लिए न्योता मिला है। देवकीनंदन ठाकुर सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर चर्चा इन धर्मगुरुओं के साथ में करते हुए नजर आएंगे। पॉलिटिशियंस को भी न्योता दिया गया है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव शामिल। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिन लोगों को न्योता दिया गया है, क्या वो इस धर्म संसद में, इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं, क्या कुछ होता है। और फिर इस पीछे एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ पीएम मोदी तमाम कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित आज प्राइम मिनिस्टर करने वाले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उत्सुकता भी इस कार्यक्रम को लेकर जाहिर की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि कार्यकर्ताओं से संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इससे पहले भी कई बार बातचीत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को देखा गया है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और वहीं दूसरे फेज के चुनाव झारखंड में भी होने वाले हैं। यूपी में उपचुनावों को लेकर तैयारियां हो रही है। ऐसे में ये जो संवाद पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संवाद करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे।